विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम चर्चा करना चाहेंगे फ्रांस में 1830 की क्रांति किन कारणों से हुई और इस क्रांति का संपूर्ण यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि हमने पिछले शीर्षकों में अध्ययन किया था कि किस तरह फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई और क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसे कि बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने पुनः साम्राज्य में बदल दिया और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के पश्चात फ्रांस में पुनः 1789 से पूर्व की स्थिति को स्थापित करने का प्रयास किया गया और बूर्बो वंश का लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। लुई 18वें ने 1815 से लेकर 1824 तक फ्रांस में शांतिपूर्वक शासन किया, परंतु इस बीच उसका जो भाई था आर्थुआ का काउंट, शासन सूत्र एक प्रकार से आर्थुआ के काउंट के हाथों में ही रहा, क्योंकि लुई 18वां वृद्ध हो चुका था। इसलिए आर्थुआ का जो काउंट था एक प्रकार से उसी ने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु जो आर्थुआ का काउंट था वह एक प्रकार से निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। 1824 में लुई 18वां तो शांतिपूर्वक मर गया, परंतु अब उसका भाई जो आर्थुआ का काउंट था चार्ल्स दशम के नाम से फ्रांस की गद्दी पर बैठा। चार्ल्स दशम, जैसे मैंने कहा कि एक दैवीय अधिकार का समर्थक, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक और निरंकुश ढंग से शासन करने वाला व्यक्ति था। वह चाहता था कि वह अपने ढंग से, अपने मनमाने तरीके से, अपनी इच्छानुसार शासन करे और उसने इसी तरह शासन करने का प्रयास भी किया। यद्यपि जब उसने शासन का कार्यभार संभाला, जब वह गद्दी पर बैठा, तो उसने संसदीय संस्थाओं के प्रति श्रद्धा की घोषणा की। जैसे मैंने कहा, यद्यपि उसने शपथ तो संसदीय संस्थाओं के प्रति श्रद्धा की ली, परंतु वह दैवीय अधिकारों के अनुसार और अपने निरंकुश ढंग से शासन करने लगा। उसका कहना था कि इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने के बजाय मैं लकड़ी फाड़ना अधिक पसंद करूंगा। अर्थात इंग्लैंड में जो संवैधानिक राजतंत्र था, चार्ल्स दशम उस तरह के संवैधानिक राजतंत्र के अनुसार, या हम कह सकते हैं संविधान के अनुसार शासन करना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह अपने ढंग से शासन करे, अपनी इच्छा से शासन करे, निरंकुश शासन करे। इसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही संपूर्ण फ्रांस में उसके विरुद्ध वातावरण तैयार हो गया और इसके लिए उसका चरित्र प्रथमतया दोषी था, जिसने फ्रांस में, या जिसे हम कह सकते हैं जिसने फ्रांस को पुनः क्रांति की ओर धकेल दिया। चार्ल्स दशम का जो शासन था वह प्रतिक्रियावादी था, अर्थात वह पुरातन संस्थाओं को पुनः स्थापित करना चाहता था और फ्रांस में वही पुरातन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने शासन में कई महत्वपूर्ण फेरबदल किए। उसने कुलीनों को वापस फ्रांस बुलाना आरंभ किया। वे ऐसे कुलीन जो क्रांति के दौरान फ्रांस छोड़कर भाग चुके थे, जो फ्रांस के संविधान के प्रति शपथ नहीं लेना चाहते थे, जिनकी फ्रांस के प्रति जिनकी कोई संवेदनाएं नहीं थी,
ऐसे कुलीनों को चार्ल्स दसम ने पुनः वापस फ्रांस बुलाया और क्रांति के दौरान 1789 की क्रांति के दौरान उनकी जो भूमि छीनी गई थी, उनकी छीनी गई भूमि के हर्जाने के तौर पर चार्ल्स दसम ने 10 करोड़ फ्रैंक कुलीनों की भूमि का मुआवजा उन्हें दिया। यह जो 10 करोड़ फ्रैंक की रकम थी, ये उसने अपने खजाने से या कहीं और से नहीं दिया। ये रकम उसने जो मध्यम वर्ग का या जो जनता का पैसा या जनता का जो धन जमा था बचत के रूप में विभिन्न संस्थाओं में, उस बचत पर उसने ब्याज दर घटा करके 10 करोड़ फ्रैंक जमा किया। अर्थात जिन लोगों ने, जिन जनता के, जिन व्यक्तियों ने अपना धन जमा करके उन्हें उस धन पर जो ब्याज मिलता था, उस ब्याज की दर को घटा करके, माना 10% उनको ब्याज मिलना था तो उसको 7% किया गया या उसको कम किया गया, और उस तरह जो कुलीनों का जो धन था, जमा पूंजी थी, उस पर ब्याज घटा करके जो धन बचा, उस बचे हुए धन से 10 करोड़ फ्रैंक कुलीनों को मुआवजा दिया गया। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह धन जनता का था, जिन लोगों ने जमा किया था। तो देशद्रोही कुलीनों को इस तरह अपने धन को दिए जाने से जनता नाराज हो गई और उन्हें बड़ा बुरा लगा कि उनका शोषण कर ये धन जो है कुलीनों को दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था जो जनता जिसके विरुद्ध थी, वो थी चार्ल्स दसम। वो कदम था चार्ल्स दसम का पादरियों को पुनः शिक्षा देने का अधिकार देना। क्रांति के दौरान फ्रांस में पादरियों से शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया गया था और अब फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था फ्रांस की सरकार करती थी। फ्रांस की सरकार ही शिक्षकों की नियुक्ति करती थी, उन्हें वेतन देती थी और इस तरह शिक्षा देने का अधिकार सरकार का था। परंतु चार्ल्स दसम ने पादरियों को महत्व देते हुए पुनः जेसुइट पादरियों को वापस आने की अनुमति दी, जो कि क्रांति के दौरान भाग गए थे। उन पादरियों को सम्मान दिया और पुनः फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था उन्हें सौंप दी। इस कदम से भी जनता नाराज हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स दसम के प्रति जनता का असंतोष और बढ़ गया। यही नहीं, चार्ल्स दसम ने सेना में भी हस्तक्षेप किया। उसने सेना के 150 अधिकारियों को निकाल दिया और साथ ही साथ फ्रांस में जो रक्षक दल स्थापित हुआ था, राष्ट्रीय रक्षक दल, उस दल को भी उसने भंग कर दिया। जबकि यह दल एक प्रकार से फ्रांस की जनता का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता था और जनता इस दल के प्रति एक प्रकार से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। जब इन कार्यों का जनता ने विरोध किया तो चार्ल्स दसम ने लेखन, भाषण तथा समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सके। यही नहीं, जब 1827 में जब जो निर्वाचन, इससे पूर्व जो निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन में जब उदारवादियों का बहुमत हो गया, अर्थात निरंकुश सत्ता के पक्षधर या हमें कहें राजतंत्रवादियों का जब बहुमत नहीं मिला, तो चार्ल्स दसम ने प्रतिनिधि भवन को भी भंग कर दिया और फिर जब उसने नया निर्वाचन करवाया 1827 में, तो उसकी पुनः पराजय हुई और इस प्रकार जो 1827 में निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन में 553 सदस्यों में से 428 सदस्य उदारवादी चुने गए, जबकि चार्ल्स दसम चाहता था कि राजतंत्रवादी या निरंकुश सत्ता के समर्थक विजयी रहें। परंतु आप समझ सकते हैं कि 553 में से 428 उदारवादी चुने गए और इसका परिणाम यह हुआ कि इससे भी चार्ल्स दसम की नीति को धक्का लगा। अब उसे मजबूरन उदारवादी मंत्री नियुक्त करने पड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि निरंतर जो है चार्ल्स दसम के विरुद्ध फ्रांस में विद्रोह या हमें किसी उसका विरोध बढ़ता गया। यद्यपि उसने
जनता को शांत करने का कुछ प्रयास किया। जैसे कि चार्ल्स दसम ने यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक सहायता भेजी और ये संदेश देने का प्रयास किया कि वह उदारवाद का समर्थक है। परंतु इससे जनता अब जो है संतुष्ट होने वाली नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका विरोध बढ़ता गया, और जब उसका विरोध बढ़ता गया तो उसने 26 जुलाई 1830 को एक बहुत ही अनैतिक कार्य कर दिया। उसने 26 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए, जिनमें प्रथम अध्यादेश के अनुसार उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए और उनके सारे अधिकार छीन लिए। दूसरा अध्यादेश था जो नया निर्वाचित प्रतिनिधि भवन था, जिसका अभी प्रथम अधिवेशन भी नहीं हुआ था, उसको भंग कर दिया गया। तीसरा अध्यादेश था कि एक नया निर्वाचन कानून घोषित किया गया, जिसके द्वारा मताधिकार अत्यंत संकुचित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 3/4 जो जनता थी या 3/4 जो मतदाता थे, उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। चौथा जो महत्वपूर्ण अध्यादेश था, यह नए कानून के अनुसार सितंबर में निर्वाचन करने की घोषणा की गई। और इन अध्यादेश का परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स दसम के विरुद्ध जन विद्रोह हो गया। जनता ने इन अध्यादेश का विरोध किया और इसका परिणाम यह हुआ कि गणतंत्र समर्थकों के नेतृत्व में जनता विद्रोह पर उतारू हो गई। यद्यपि इस विद्रोह का, या हम कह सकते हैं इस क्रांति का नेतृत्व पत्रकारों ने किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि जगह जगह पेरिस में चार्ल्स के विरुद्ध नारे लगने लगे, जुलूस प्रदर्शन होने लगे, मोर्चाबंदी की गई और जनता ने युद्ध सामग्री भी एकत्रित कर ली। 27 जुलाई को चार्ल्स दसम के विरुद्ध क्रांति का नगाड़ा बजा। जैसे मैंने बताया कि पत्रकारों ने इसका नेतृत्व किया और साथ ही साथ संपूर्ण जनता ने क्रांति के द्वारा चार्ल्स दसम का विरोध किया, उसके शासन का विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लेफायते और तेलना के नेतृत्व में जनता ने रसाई सेना का डटकर मुकाबला किया, और सेना का भी यह रुख रहा कि बहुत सी सैनिक जो हैं क्रांतिकारियों की ओर हो गए, और जब सेना बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों की तरफ हो गई तो 3 दिन के संघर्ष के पश्चात राजा की जो समर्थक सेना थी वह परास्त हो गई। अब ऐसे में जब हार कर चार्ल्स दसम ने अध्यादेश वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जनता ने स्वीकार नहीं किया, और अंततः चार्ल्स दसम को पेरिस छोड़कर भागना पड़ा, और इस तरह फ्रांस में 1830 की क्रांति सफल हो गई। क्योंकि यह क्रांति जुलाई के महीने हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति भी कहा जाता है। और इस जुलाई क्रांति के द्वारा जनता ने यह दिखा दिया कि वह निरंकुश शासन को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकती है। इस कारण फ्रांस में जो दैवीय अधिकारों पर शासन करने का जो सपना था चार्ल्स दसम का, वह चकनाचूर हो गया, और एक प्रकार से दैवीय अधिकारों का फ्रांस में अंत हो गया। अब क्रांतिकारी चाहते थे कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की जाए, क्योंकि गणतंत्रवादियों का ही प्रभुत्व, या हम कहें उन्हीं का एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान था इस क्रांति में। और गणतंत्र दल का नेता था केवेन्याक। इसलिए गणतंत्रवादी जो है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। वे चाहते थे कि 1795 का जो संविधान था उसी के अनुसार फ्रांस में पुनः गणतंत्र की स्थापना की जाए। परंतु उस समय फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना का जो मार्ग था वो आसान नहीं था, क्योंकि जो अन्य यूरोपीय देश थे उनकी नज़र फ्रांस पर थी, और उस समय जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था वह यूरोप में कहीं भी उदारवादी शासन नहीं चाहता था, और न ही ये चाहता था कि कहीं जनता को जो है अधिकार मिले। ऐसे में निश्चित था कि यदि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की जाती तो मेटरनिख के नेतृत्व में प्रसा, रूस निश्चित ही उसका विरोध करते और गणतंत्र समाप्त हो जाता। इसलिए
जो एक प्रमुख नेता था दूसरा एडोल्फ दियर, उसने गणतंत्रवादियों को समझाया और ये समझाने का प्रयास किया कि इस समय फ्रांस में गणतंत्रात्मक शासन लागू करने के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं और इस तरह गणतंत्र का मार्ग छोड़कर फ्रांस में उदारवादी शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया और इस तरह एक मध्यम मार्ग को अपनाकर संवैधानिक सुधारों के अनुसार संविधान के अनुसार शासन चलाने का प्रयास किया गया और एक उदारवादी राजतंत्र की स्थापना हेतु ओलियंस का जो ड्यूक था लुई फिलिप, उसको राजा स्वीकार किया गया और इस तरह फ्रांस में उदारवादी शासन स्थापित हुआ। क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय शासन था, इसमें गणतंत्रवादियों का पक्ष पूर्णतया खारिज तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी गणतंत्र की मांग अस्वीकार की गई, निरंकुश राजतंत्र को भी हटा दिया गया, इसलिए यह एक प्रकार से मध्यम वर्गीय शासन था। क्योंकि लुई फिलिप एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्रांति के दौरान 1789 की क्रांति के दौरान जनता क्रांतिकारियों का साथ दिया था, वह जैकोबिन दल का सदस्य भी रह चुका था और प्रजातंत्र के दौरान सेना में रहकर उसने गणतंत्र की ओर से युद्ध भी किया था। वह जो है मध्यम वर्गीय लोगों की तरह रहता था, इस कारण जनता में उसकी लोकप्रियता थी। इसलिए लुई फिलिप को, यद्यपि वो था बूर्बो वंश से ही, परंतु बूर्बो वंश की एक दूर की शाखा जो ओलियंस से संबंधित थी, उस शाखा से होने के कारण वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक भी नहीं था। इसलिए उसको फ्रांस की जनता ने अपना राजा स्वीकार किया। यद्यपि चार्ल्स दशम ने अपने पौत्र का संरक्षक लुई फिलिप को बनाना स्वीकार किया था, परंतु जनता जो है अब जो है चार्ल्स दशम के पौत्र शाम्बर्ट के काउंट को नहीं चाहती थी, बल्कि लुई फिलिप को राजा बनाना चाहती थी। इसलिए लुई फिलिप ने भी चार्ल्स दशम के प्रस्ताव का विरोध किया या उसको स्वीकार नहीं किया। उसने चार्ल्स दशम के पौत्र का संरक्षक बनना अस्वीकार किया और फ्रांस की जनता के आदेश को स्वीकार किया और इस तरह वह फ्रांस का राजा नहीं बल्कि फ्रांस की जनता का राजा, किंग ऑफ द फ्रेंच के रूप में उसने राजा बनना स्वीकार किया और इस तरह लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना और फ्रांस में एक उदारवादी शासन स्थापित हुआ। जुलाई क्रांति का महत्व इसलिए भी है कि इस क्रांति के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि फ्रांस में अब किसी भी प्रकार से निरंकुश शासन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इससे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना तो नहीं हो पाई, परंतु गणतंत्रवादी इससे संतुष्ट हो गए कि निरंकुश शासन समाप्त हो गया। इस क्रांति से मध्यम वर्गीय शासन फ्रांस में आरंभ हुआ और इससे एक प्रकार से गणतंत्रवादी और निरंकुश राजतंत्रवादी दोनों के बीच संतुलित स्थापित करने का प्रयास किया गया। जुलाई क्रांति का महत्व यह भी है कि यह क्रांति यद्यपि आरंभ तो फ्रांस से हुई, परंतु इसने संपूर्ण यूरोप पर प्रभाव डाला। इस प्रभाव का अध्ययन हम या इस जो जुलाई क्रांति का यूरोप पर प्रभाव पड़ा, अगले शीर्षक में हम